नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस ब्रेकिंग न्यूज़ कार्यक्रम में। हम डीबी लाइव के न्यूज़ रूम से आपको जो आज की खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बारे में अपडेट करेंगे। और इन खबरों पर चर्चा के लिए, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव जी हैं। आप एडिटर इन चीफ हैं डीबी लाइव के। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। उसके अलावा न्यूज़ रूम के हमारे तमाम साथी हैं जो हमको और आपको दोनों को इस जो आज की खबरें हैं, तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ है, तमाम जो खबरें हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं। कई सारी आज खबरें हैं, उनमें कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर से कल असम और मणिपुर के दौरे पर थे। वहाँ से वो आज रायबरेली पहुँच गए हैं, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है। रायबरेली में अभी कुछ देर पहले पहुँचे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से रायबरेली गए। वहाँ उन्होंने बशरावा एक जगह है, वहाँ के चुरवा हनुमान मंदिर में दर्शन किया है। अपने जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद शहीद अंशुमान सिंह के घर जाएंगे। इसके अलावा ये भी आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेश यात्रा पर हैं, मॉस्को में हैं, अभी रूस में। उसके बाद उनका और भी कार्यक्रम है। इन सब बातों पर चर्चा होगी। कई सारी और खबरें हैं जिनमें हाथरस में पिछले दिनों हादसा हुआ था, वहाँ सत्संग में, उसमें भी जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी एसआईटी, उसने अपनी रिपोर्ट आज दे दी है। उस पर भी चर्चा करेंगे। कठुआ में आतंकी, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला, 1 महीने में दूसरी बार हमला हुआ है। 5 जवान शहीद हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर कड़ी चिंता जताई है और कहा है कि दोषियों को माफ़ नहीं करेंगे। इस पर भी बात करेंगे। और भी कई खबरें हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोर्ट से भी कुछ खबरें हैं, उनकी भी बातें होंगी। और अभी अगर बात की जाए तो जो मुख्य रूप से 2 खबरें हैं जिन पर हम लोगों ने कल भी काफ़ी डिटेल चर्चा की थी, और उसके पहले जो कठुआ की बात कर लेते हैं। आतंकी हमला है, या उस पर रक्षा मंत्री ने चिंता जताई है। अचानक से ये चीज़ें क्यों हो रहा है कि बार बार ये हमले हो रहे हैं? कठुआ में ही महीने भर के भीतर दूसरी बार ये हमला हो रहा है। 5 जवान शहीद हो गए हैं कल। 5 हुए हैं। और याद कीजिए आज 9 तारीख है और आज ही के दिन पिछले महीने नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करके वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। और जब वो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तब उसी समय जम्मू में एक आतंकी हमला और बस के ऊपर उस समय हुआ था। तो ये लगातार ये घटनाएं कम नहीं हो रही। हालांकि दावा सरकार करती रही कि ऐसे हमले अब हम रोक देंगे। 370 हटाने के बाद तो बहुत सारे दावे हुए थे, लेकिन कितने दावे उसमें सही साबित हो रहे हैं वो तो सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल्योर है, हमारे यहाँ के इंटेलिजेंस का फेल्योर कहें, क्योंकि ये काम इंटेलिजेंस का होता है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ से और कठुआ जैसी घटना या आतंकी हमला, 5 जवानों का शहीद होना, ये लगातार चल रहा है और इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है, सरकार को आके बताना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसी ही घटना, मतलब वो आतंकी घटना नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है जो मणिपुर की घटना है। और मणिपुर से शुरुआत अपने को करनी, थोड़ी बात उस पर ज़रूर करनी चाहिए। मणिपुर के अलावा आज जब राहुल गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि दिन भर का कार्यक्रम है, सुबह 10 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक राहुल गांधी वहीं हैं, रायबरेली में हैं। और क्या क्या करेंगे, किन लोगों से मिलेंगे, आपने बता ही दिया। तो राहुल गांधी के थोड़े कुछ विजुअल्स ज़रूर देख लेना चाहिए हम लोगों को। और उसके बाद फिर आगे कठुआ पे भी चलेंगे और कोर्ट से भी बहुत कुछ है, वहां पे भी चलेंगे। हाथरस की घटना का जिक्र आपने किया, ये तमाम खबरों को लेके आएंगे। पहले जरा कोर्ट रायबरेली के विजुअल्स, 1 सेकंड में आपको यहाँ पे रायबरेली के विजुअल्स चलें। उसके पहले जो आपने चूंकि बात की तो मुझे अभी याद आ गया कि कठुआ में जो हुआ है और रायबरेली, ये मणिपुर में जो हुआ है, अभी मैं कल देख रहा था, कल से लेकर के आज तक तमाम बहुत सारे जगहों पर मीडिया संस्थानों में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये खबर चलाई जा रही है कि राहुल गांधी वहाँ क्या करने गए हैं। क्या वहाँ पर वो राजनीति करने गए हैं, दर्द बांटने गए हैं या दर्द देने गए हैं? तो पीड़ितों के साथ नेताओं का मिलना, किसी का भी मिलना, हम और आप भी अगर उनसे मिलते हैं तो दर्द उनको मिलता नहीं है, दर्द वो शेयर करते हैं। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। उसी तरीके से अब क्या कठुआ में जो कुछ हुआ है, अगर उसकी चर्चा भी की जाए या वहाँ पर उन शहीद जवानों के यहाँ कोई जा कर के मिला जाए, तो ये इसको राजनीति नहीं कहा जाता है। पता नहीं क्यों उसको लोग राजनीति कहते हैं। बहरहाल हम लोग बात करेंगे उस पर, और चाहूँगा कि वो रायबरेली के विजुअल्स दिखाए जाएं कि किस तरह से आज राहुल गांधी का दिन भर का कार्यक्रम है। और आज भी वहाँ वो अपने
क्षेत्र के जो उनका संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, वहाँ के लोगों से मिलेंगे। ये वहाँ के चिरवा के बछरावा के पास एक जगह है, वहाँ के ये विजुअल्स हैं। वहाँ का हनुमान मंदिर है, आज मंगलवार है, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए वहाँ पर गए होंगे मंगलवार के दिन, या उनके कार्यकर्ता उनको ले गए होंगे, जो भी वजह रही हो, क्योंकि ऐसे इस तरह से हमने देखा है कि मंगलवार को कई बार जाना पड़ता है, राजनेताओं को कई बार जाना होता है, आप चाहे ना चाहें लेकिन उनको जाना पड़ता है। लेकिन ठीक है, ये मुझे आस्था है। मुझे याद है कि जब मैं उस समय लखनऊ में था, 2017 के चुनाव के पहले की बात है, और अयोध्या में अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंदिर में राहुल गांधी का कार्यक्रम था, और उस तब तक का वो राहुल गांधी का मतलब एक किसी मंदिर में जाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि राजनेताओं को ये सब करना पड़ता है। बहरहाल हम करना पड़ता है, लेकिन आस्था बहुत सारे लोगों की होती है। वहाँ राजनीति कोई ज़रूरी नहीं कि राजनीति की वजह से ही ऐसा नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कोई राजनीति की वजह नहीं। लेकिन देखिए, ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है, मंदिर में हनुमान मंदिर, आप बता चुके हैं कहाँ का ये मंदिर है, और वहाँ राहुल गांधी हैं और यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप देखिए, पिछले 3-4 दिनों से लगातार राहुल गांधी रुके नहीं हैं। जिस दिन राहुल सुबह सुबह पहुंचते हैं दिहाड़ी मजदूरों के बीच, उसी दिन जब वो दिहाड़ी मजदूरों के बीच रहते हैं इसी दिल्ली में, उसी समय उनके घर पर उनका कोई इंतज़ार करता है। देश का सबसे बड़ा व्यापारी मुकेश अंबानी इंतज़ार करके 1.5 घंटे इंतज़ार करके वो चला जाता है। उसके बाद राहुल गांधी दूसरे दिन पहुँचते हैं हाथरस और अलीगढ़, और उसके बाद आते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोको पायलट से मिलते हैं। उसके अगले दिन वो जाते हैं गुजरात, और वहाँ अहमदाबाद और मोरबी और तमाम वहाँ पर जितनी घटनाएं घटी थी वहाँ के पीड़ितों से और अपने दफ्तर के पीड़ितों से भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि उनके दफ्तर पे कांग्रेस के हमला हुआ था, तो उनसे भी मुलाकात करते हैं। और वहाँ वो कहते हैं, हुंकार भरते हैं, कहते हैं कि अगली बार हरा के हम दिखाएंगे बीजेपी को, इंडिया गठबंधन हराएगा, और ये बात वो संसद में भी कह चुके हैं। तो ये एक शुरुआत होती है। इसके बाद वो मणिपुर पहुंचते हैं। कल मणिपुर पहुंचे जब राहुल गांधी, तो अभी आप बता भी रहे थे कि लगातार बातें चल रही थी कि, और सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो राहुल को डिफेम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ बता दिया कि उनके आने का मकसद क्या है और चाहते क्या हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी टीम जो है वो राहुल गांधी के कल के उस मणिपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ 1 साल में, और प्रधानमंत्री जी से भी अपील की कि उनको भी यहाँ पर आना चाहिए। जी, बिल्कुल कहा कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए और यहाँ के लोगों का दुख दर्द बांटना चाहिए। और उन्होंने निवेदन किया प्रधानमंत्री से, मतलब मांग नहीं कि निवेदन किया उन्होंने प्रधानमंत्री से। महत्वपूर्ण बात यह कि निवेदन किया। तो अब प्रधानमंत्री ने निवेदन स्वीकार किया कि नहीं किया, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री इस समय विदेश में है, मॉस्को में है, और आज वो ऑस्ट्रिया जाएंगे। वहाँ से 2 दिन की उनकी रूस की यात्रा रही, बहुत अच्छी यात्रा रही, खूब घूमे फिरे हैं। वो पुतिन ने उनको खूब घुमाया है, गोल्फ कोर्ट में घुमाया है उन्हें, और कई जगह घुमाया है। बड़ा उनका स्वागत हुआ है, भरतनाट्यम वगैरह भी हुआ है, सुनते हैं बहुत कुछ हुआ है। लेकिन वो ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। मणिपुर के लिए समय प्रधानमंत्री के पास कब मिलता है, ये देखने वाली चीज़। तो सुनते हैं, मेरे ख्याल से पहले राहुल गांधी ने कल क्या बोले हैं, उसके बाद फिर उस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी, हिंदी में थोड़ा सा कह देता हूं। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफ़ी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया, और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक प्रदेश है,
और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। अंग्रेजी में भी बोल देता हूँ। मणिपुर में राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने उसमें बोल रहे थे, आपने सुना ही कि प्रधानमंत्री मोदी से भी ये निवेदन किया है कि वो भी आएं और यहाँ की जनता का दुख दर्द साझा करें। राहुल गांधी ने वहाँ जो पीड़ित हैं मणिपुर में, राहत कैंपों में, शिविरों में रह रहे हैं लोग, उनसे भी मुलाकात की, जो कि दंगों की वजह से अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं, घर लोगों के जला दिए गए और घर में कोई चीज़ नहीं बची या वहाँ अभी भी नहीं जा सकते हैं जो पीड़ित लोग हैं दंगों के। अगर मैं चाहूँगा कि अगर वो विजुअल्स हों जिसमें राहुल गांधी वहाँ के पीड़ितों से बात कर रहे हैं तो उसको दिखाया जाए, वो चलाएं अगर आपके पास हो तो। ये है, ये वहाँ के जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं जो उनसे मिलने के लिए आए, और ये पूरी की पूरी आपने देखा ही होगा, ये विजुअल्स फिर से आपको दिखा रहे हैं उन लोगों के बीच में, उन जो राहत शिविरों में रह रहे दंगा पीड़ित लोग हैं मणिपुर के, उनके साथ ये बात कर रहे हैं। और मणिपुर से पहले आपको पता होगा कि असम भी गए थे। कल के इस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। असम में बाढ़ आई हुई है जहां 70-80 से ज़्यादा लोग, जो ऑफिशियल डेटा है, मौत हो गई है। तमाम मवेशी वहाँ पर डूब गए हैं, बहुत सारे लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है। तो उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की और मणिपुर में तो खैर वो कल रहे ही। बताया उन्होंने कि मैं तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी राहुल गांधी मणिपुर गए थे। और फुल स्क्रीन देख लेते हैं, फुल स्क्रीन। हाँ, अगर इस विजुअल को, हाँ जरा ले आइए फुल स्क्रीन, इसको देखते हैं। क्या कुछ थोड़ा ग्लिम्सेस है, लेकिन मणिपुर की घटना ये बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि राहुल गांधी को काफ़ी ट्रोल करने की कोशिश की गई और तीसरी बार राहुल गांधी गए, तीसरी बार गए हैं तो कुछ ना कुछ तो है मणिपुर में। वही तो मुझे पर्सनली चूंकि मैं गया हुआ हूं तो मैं जानता हूं कि क्या कुछ है, क्या कुछ। बिल्कुल, जरा दिखाइए। और हैरानी की बात है कि जो ये कहा जा रहा है कि क्या वहाँ दर्द बांटने गए हैं या कुछ और, मतलब ये भी एक क्या कहा जाए, किस तरह की हेडिंग कैसे लग जाती है। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। At very night, burned down more than 25 houses. Only from yesterday. Because of negligence. He is sick and then because no medical assistance are there, no medicines were provided, so we didn't get any help from the government. यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे, ये तो अभी कुछ भी नहीं पता सर कि इनका घर जला हुआ है, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बंद है सर। यहाँ पे किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आर्मी बनना है सर। मेरा खुद का भी एक ड्रीम है, मगर सर अभी ये लगता है कि ये ड्रीम ही रह जाएगा। तो हम लोग को शांति चाहिए, शांति। Our party can also try and help you. Please sir, we request you to help us. You are our voice. We'll try and help you. Yes, thank you so much for hearing us. God bless. I want to tell all the people of Manipur, I come here as your brother. I come here as somebody who wants to help you, who wants to work with you to bring back peace in Manipur. Congress party is ready to do whatever it can to bring back peace here. ये जो दिखा, खास तौर से जो महिला जिसकी तस्वीर हम लोग कल से ही देख रहे हैं आई उनके पास, उसका जब हमने वीडियो में देखा किस तरह से ये रोते हुए आ रही है और लिपट रही है और बैठ जा रही है, ये दिखा रहा है कि वहाँ के लोग किस तरह से, ये सिंबल है एक तरह से वहाँ का, कि क्या झेल रहे हैं पिछले 1 साल से। और ख़ास तौर से युवाओं की जो बात अभी सुनी हम लोगों ने, जो और दर्शकों ने भी सुनी होगी, कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन साल भर से हम राहत शिविरों में हैं। ये दर्द सुनने के लिए क्या समझ में नहीं आता कि वहाँ की राज्य सरकार क्यों नहीं सुन रही है। और राज्य सरकार नहीं सुन रही है तो उसके ऊपर कोई लगाम लगाने के लिए जो केंद्र सरकार है कुछ नहीं कर रही है। क्या सोच करके वो ऐसा कर रही है? एक्चुअली समीर जी, है ऐसा कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल मामला है।
देखा जाए तो, क्योंकि सरकार, राज्य सरकार बीजेपी की है, वहाँ पे मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं एन बीरेन सिंह, और अभी तक मुख्यमंत्री को हटाया क्यों नहीं गया ये समझ में नहीं आता है। और जबकि 2 सीटें चुनाव में आप हार चुके हैं, दोनों कांग्रेस के पास हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीट है, दोनों कांग्रेस जीत चुकी है। और राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत यहाँ से की थी मणिपुर से, तब से ही, और उसके पहले राहुल गांधी एक बार और पहले जा चुके थे। और देखिए 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। 3 मई 2023 को पहली घटना सामने आई थी मणिपुर की, कॉन्फ्लिक्ट की, 2 समुदायों के बीच, मैतेई और कुकी 2 समुदाय और इनके बीच की घटना है। और अब तो स्थिति ऐसा है कि बिल्कुल वार जोन बना हुआ है दोनों के बीच। और मैतेई समर्थित लोग जो हैं वो थोड़ा बीजेपी के समर्थक कहलाते हैं, और कुकी जो हैं दोनों ट्राइब्स हैं। लेकिन उसके बाद भी जो परिस्थितियां वहाँ बनी हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि पॉलिटिकल, और उसमें नरेंद्र मोदी का नहीं जाना ये बहुत मायने रखता है। क्या नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? ये सवाल वहाँ के लोग पूछते हैं। लेकिन जब कल राहुल गांधी पहुँचते हैं तीसरी बार, तो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ट्रोल आर्मी जो है वो ये कहती है कि राहुल गांधी वहाँ राजनीति करने गए हैं, राहुल गांधी आग में घी डालने गए हैं। चलिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आग है, वहाँ पे आग लगी है, तो आप पानी डाल दीजिए ना। राहुल अगर घी डालने गए हैं तो आपके पास पूरी मशीनरी है, उड़ाइए हेलीकॉप्टर और पहुंच जाइए और पानी डालिए वहां पे। और यही भी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आग में घी डालने जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को मणिपुर भी तब याद आता है जब राहुल गांधी वहां जाते हैं। आप ये देखिए कि मणिपुर की जो तमाम बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आई, वो पुरानी घटनाएं थी। उनके वीडियो जब वायरल हुए तब लोगों को जाकर के पता चला कि वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अभी इसमें एक चीज़ अभी जो राहुल गांधी ने निवेदन किया है प्रधानमंत्री से कि वो आए देखें, आपको क्या लगता है कि जिस मणिपुर पर प्रधानमंत्री को भेजने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कि कम से कम अविश्वास प्रस्ताव पर तो जवाब देते समय वो मणिपुर पर बोलेंगे, और हालांकि बोला, उन्होंने क्या बोला था वो सबने सुना 17वीं लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव पे जब वो बोलने आया अविश्वास प्रस्ताव पे, तो वॉकआउट हो चुका था। जी हाँ। क्योंकि तब तक किसी ने नरेंद्र मोदी जब भाषण देने आए एक शब्द नहीं बोले, इधर उधर की बात, मेरी सरकार, मतलब उस समय वो चुनावी भाषण दे रहे थे क्योंकि चुनाव सामने था, तो वो चुनावी भाषण दे रहे थे, लेकिन वो मणिपुर पे नहीं बोल रहे थे और इधर नारेबाजी हो रही थी, मणिपुर 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 पर बोलो, मणिपुर को न्याय दो, सारी बातें चल रही थी। दोस्तों याद होगा, ये बात हम कर रहे हैं इस चुनाव से पहले, 17वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद होता यह है कि वॉकआउट होता है, फिर नरेंद्र मोदी को लगता है नहीं मुझे अब तो कुछ बोलना चाहिए, और यही हाल अभी भी हुआ है। अभी जब 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई है, लोकसभा में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन राज्यसभा में मणिपुर का जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि लोकसभा में काफी शीछा लेदर हो चुकी थी उनकी, इसलिए। और वहां आने के बाद तब फिर तभी बोले हैं जब वॉकआउट हो चुका है राज्यसभा से भी विपक्षी दलों का। यानी साफ है कि विपक्षी दलों के बीच नरेंद्र मोदी मणिपुर को नहीं झेल सकते। मणिपुर की परेशानियों को वो जानते हुए और जान रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती कर दी है, यहां से बाहर नहीं निकल सकते, ये साफ दिखाई देता है। मणिपुर मोदी जी बाहर निकलते हैं तो सीधे मॉस्को पहुंचते हैं। आज वो ऑस्ट्रिया पहुंचने वाले हैं, रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं कि कितने देश हम जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करेंगे, लेकिन उनकी बुराई करेंगे। हाँ, रिकॉर्ड में उन्हीं की बराबरी, या चाहेंगे कि उनके रिकॉर्ड को तोड़े। ये जो कहा आपने कि मणिपुर पे उन्होंने बोला, संसद में बोला भी तो क्या बोला कि वहाँ पर स्थिति सामान्य हो रही है। ये स्थिति सामान्य है जो कि वॉर जोन बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल सामान्य नहीं है, स्थिति सामान्य है। वो बता रहे हैं कितने एफआईआर हो गए, कितने क्या हमने एक्शन लिए। भाई ये एफआईआर, एक्शन, ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी आप चाहे आपको मिल जाएंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ये बताएं कि मणिपुर में सब कुछ ठीक है, मणिपुर अपने घरों को लौट गए। हाँ, लोग राहत शिविरों में नहीं रह रहे हैं, लोग जो है अपने घरों में रह रहे हैं। लोगों के बीच सड़क पे अगर आप जा रहे हैं तो कोई ये नहीं पूछ रहा है कि हु आर यू मैतेई और कुकी, ये नहीं पूछ रहा है कोई।
वहां कम से कम ये स्थिति अभी नहीं है, और इसी कारण राहुल गांधी गए तो राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। आपको अगर इस देश के लोगों की चिंता नहीं है तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये सामान्य सी बात है, एक पत्रकार होने के नाते, एक यहाँ के नागरिक होने के नाते ये बात, और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी ये बात साफ समझ में आती है कि अगर परेशानियां हैं, पुल गिर रहे हैं बिहार में, 19 दिनों में 13 पुल गिर गए, किसकी जिम्मेदारी बनती है? डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसी कठुआ की घटना अभी आप जिक्र कर रहे थे, कठुआ की घटना होती है, 5 जवान शहीद हो जाते हैं। 5 जवानों की शहादत छोटी बात है क्या? और एक जवान को कीर्ति चक्र मिलता है। तो अभी आपने बताया कि उनके घर पे राहुल गांधी जा रहे हैं, उनकी पत्नी के साथ में क्या कर रहे हैं? कल से कितना ट्रोल कर रहे हैं उस लेडी को। राइट विंग क्या कर रहा है, क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे देखिए। तो इसीलिए इस देश में मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता उसका बहुत अभाव है, और उसमें लोगों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, लोगों के दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई अगर आपका दुख बांटने आता है तो आपको लोग जो आएगा बांटने उसको ट्रोल करने लगेंगे, यानी उनको परेशानियां, दूसरों की परेशानियां देखकर खुशी मिलती है, ये दिखाई दे रहा है। बड़ी हैरानी की बात यही है कि जो संवेदनशीलता आती भी है वो दे करके आती है। अभी कोई घटना बंगाल में हो जाए तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है, वही चीज़ मणिपुर में अगर हो रहा है, किसी दूसरे राज्य में हो रहा है तो वहाँ की कोई चिंता नहीं है। बहरहाल अमलेंदु जी, आप मुझे बताएं, जो अभी मैंने पूछा कि राहुल गांधी ने जो निवेदन किया है, तो क्या आपको लगता है कि अब उनके निवेदन के बाद प्रधानमंत्री जी का अगला प्रोग्राम मणिपुर का बन सकता है क्या? नहीं, ऐसी आशा हमको नहीं करनी चाहिए और कतई नहीं करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री से खासतौर से ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री सच्चे स्वयंसेवक हैं, तो स्वयंसेवकों से भी हमको कोई आशा नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री से भी हमको नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की कोई आशा व्यर्थ है, और मुझे लगता है कि ये आशा अगर राहुल गांधी भी कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के दिल में थोड़ी सी भी जगह होती मणिपुर के लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री अब तक वहाँ चले गए होते, और प्रधानमंत्री जाते तो निश्चित तौर पर उसका कुछ ना कुछ असर होता। क्योंकि प्रधानमंत्री जब पूरे देश से ताली थाली बजवा सकते हैं तो मणिपुर जाकर के भी वार रुकवा सकते हैं, मतलब रूस और यूक्रेन का वार रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर में भी हिंसा रुकवा सकते हैं प्रधानमंत्री। अब पता नहीं प्रधानमंत्री मणिपुर में हिंसा रुकवाना क्यों नहीं चाहते, ये उनके मन की बात है, वो जाने वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हमको इस तरह की कोई आशा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जब मणिपुर, देखिए लोकसभा में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए, तो प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लगातार मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर वांट जस्टिस के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री मणिपुर का माँ भी जो थे वो लोकसभा में नहीं बोले, और फिर अगले दिन जाकर के राज्यसभा में बोले हैं, और तब बोले जब वहाँ से विपक्ष चला गया, तब उन्होंने कहा कि वहाँ जो है नॉर्मल सी लौट रही है और इतने मुकदमे कायम हो गए हैं। मतलब जो एक SHO बता सकता है थाने का किसी का कि उसके क्षेत्र में कितने मुकदमे कायम हुए, और जो कि NCRB के पास डाटा पहुँचता है कि किस थाने में कितना क्या हुआ, किस तरह के अपराध थे, तो वो NCRB के डाटा से भी पता चल जाता है। उसके लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्र का कीमती समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री का जो चाहिए था, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वहाँ से कुछ अपील करते। अभी तक प्रधानमंत्री ने कोई अपील मणिपुर के लोगों से इस तरीके की नहीं की है कि भाई मिल बैठ करके आप बातचीत कीजिए और हम आते हैं, हम आकर के दोनों समुदायों को बैठाते हैं। देखिए समीर जी, ऐसा नहीं है कि सब कुकी जो है वो कांग्रेस के हैं सारे और मैतेई जो है वो सारे भाजपा के हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भी कुकी और मैतेई दोनों हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों को ये कहना पड़ता है कि हम वहाँ इम्फाल में अगर बैठक होगी तो हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों को कहना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री चाहें, ईमानदारी के साथ अगर चाहें, दोनों पक्षों के लोगों को बैठा करके उस पर बातचीत की जा सकती है। उसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका रही इसको भी लेकर के बात की जा सकती है, ये क्या भूमिका है। लेकिन इस पर चूँकि ये है कि मणिपुर जलता रहे, उससे उनको लगता है कि शायद बाकी देश में फ़ायदा हो सकता है अपनी उनकी जो घृणा की राजनीति है उसको फैलाने में। और हमने देखा कि किस तरीके से जब ये हिंसा शुरू हुई मणिपुर की, और जब वीडियोज़ आए, उसका स्वतः संज्ञान जब लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद फिर क्या कहा गया कि साहब चूँकि संसद सत्र शुरू होने वाला था तो इसलिए वो वीडियो जो थे वो जारी किए गए 2 महीने तक, उसको बचा कर रखा गया। ये इस तरह की बातें सब कही। हाँ, मतलब उस घटना पे अफसोस जताने की बजाय या
उस पर कार्रवाई करने की बजाय कि उसके जारी करने के समय पर लोगों को चिंता हुई कि क्यों हुआ। और अभी ये जो कठुआ की घटना हुई है उस पर फारूक अब्दुल्ला का भी कोई बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये इस तरह की आतंकी घटनाएं जो हैं वो सीमा पार से हो रही हैं। अभी उस पर कोई जानकारी है राजीव जी? हाँ बिल्कुल, हाँ फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। ज़रा कहूँगा कि फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को ले आइए स्क्रीन पे, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कठुआ की घटना यानी जवानों की शहादत, और ये बहुत दुखद है। और जो शुरुआत में आप पूछ भी रहे थे कि आखिर ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं। महीने भर में कितनी घटनाएं हो गई। जिस दिन प्रधानमंत्री ओथ लेते हैं उस दिन से लेकर आज तक, आज 1 महीना पूरा हो रहा है नरेंद्र मोदी को ऑफिस संभाले हुए। 1 महीने में नरेंद्र मोदी की ये तीसरी यात्रा है। मतलब पहली यात्रा वो G7 की बैठक में जाते हैं, उसके बाद अभी वो कल गए रूस गए, मॉस्को पहुँचे, आज फिर वहाँ से ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, यानी कि 3 देशों की यात्रा हो गई। लेकिन यहाँ पर जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें मणिपुर का आप लोग जिक्र कर ही रहे थे, कम से कम मणिपुर नहीं तो बगल में हाथरस से वहाँ चले जाते एक प्रधानमंत्री से, वो भी ऐसे प्रधानमंत्री से जो पॉपुलर रहे हैं पॉपुलर। तो सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी कि हाथरस 100 किलोमीटर की दूरी पे है, 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ दुखद मृत्यु हो गई। उसी समय प्रधानमंत्री जी और जिस समय राहुल गांधी वहाँ हाथरस में थे, उसी समय जो T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत करके टीम आई थी उसके साथ वो बैठे थे और एक तरह से कहिए कि जश्न मना रहे थे। तो इस बात की पीड़ा देश के तमाम नागरिकों को है, तभी वो सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहले जरा इनको फारूक अब्दुल्ला को सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कठुआ के मसले पे, सुनते हैं। मैं कहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं, और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है, और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। पिछले दिनों पीएम पाकिस्तान का ये शरीफ साहब ये बोल रहा था कि ठीक है भाई, उसकी काबीना के कुछ लोग कि हमें एक बातचीत का रास्ता जो है वो बातचीत का रास्ता करना चाहिए, लेकिन बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है, और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या सहानुभूति है जो जवान शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो टेररिस्ट? आज ही नहीं, साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। ये हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पे भी मातम आए? तो क्या डॉक्टर साहब इसमें सोचा जाए कि ये टेररिज्म बार बार आपने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहा है पाकिस्तान को, और हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर रुके हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे, चाहे वाजपेयी साहब थे, चाहे नरेंद्र मोदी हैं, कि भाई हमें
आपसे बात नहीं कर रही हैं, आप टेररिज्म को पहले बंद करो। बिल्कुल सही। सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई हैं, तो अभी भी वो कर रहा है, तो क्या मुझे समझ नहीं आती कुछ कि एक्शन लेना पड़ेगा? नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है, और सोच इस बात का है, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड, एंड इफ दे वांट मूवमेंट फॉरवर्ड, दे हैव टू स्टॉप दिस थिंग एंड स्टॉप इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। तो क्या इसका कुछ जिस तरीके से अगर ऐसे I think the pressures of the world have to increase. अगर The only way forward. फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, सेना के काफिले पर आतंकी घटना हुई है, इसके लिए सीधे तौर पर हमारा पड़ोसी यानी पाकिस्तान जिम्मेदार है। सरकार के ऊपर एक तरह से वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। लगातार महीने भर के भीतर ये घटनाएं हो चुकी हैं इसको लेकर के। तो ये फारूक अब्दुल्ला जो जता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो कोई भी होगा उसको यही बात कहेगा कि, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जो आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, उसके पीछे कौन है। तो बार बार जो ये दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि हमने कर दिया, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला कि घर में घुसकर हम मार रहे हैं। यद्यपि इस तरह की भाषा हम लोग सुनते रहे हैं, व्हाट्सएप पे टहलती रहती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी अगर उसको पार्लियामेंट के भीतर कहें तो घर में घुसकर किसको मार रहे हैं, और ये कौन से लोग हैं जो निकल करके चले आ रहे हैं? ये घर में घुस के तो इस समय देखा जाए समीर जी, तो ये आतंकवादी इस समय मार रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला जो सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पे वो सवाल जो है इस सरकार के ऊपर हैं कि अगर सीमा पार से आतंकी हमारे देश के अंदर घुस करके आ रहे हैं, इस तरह की वारदात दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारी सीमाएं किस तरीके से सुरक्षित हैं। नारा दिया था इस सरकार ने कि देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी का ये नारा था, लेकिन लग रहा है कि देश जो है सबसे ज़्यादा असुरक्षित हाथों में है। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस दिन शपथ ले रहे थे उस दिन घटना हुई, उसके बाद से अब तक जो है 5 बड़ी घटनाएं सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। जब जिस समय हटाई गई थी 5 अगस्त को 370 के कुछ अंश हटाए गए थे, आर्टिकल 370 के, उस समय अमित शाह सदन के अंदर दहाड़ रहे थे और कह रहे थे कि 370 की वजह से आतंकी घटनाएं होती थी और इसकी अब बंद हो जाएंगी। तो अब तो भाई कई साल हो गए हटे हुए 370, आपने का कहना है 370 हट गई, तो अभी तक फिर ये घटनाएं इस तरीके से क्यों हो रही हैं? यानी कि कुल मिलाकर के इस सरकार की जो नीतियाँ हैं और इस सरकार की जो कश्मीर नीति है उसको लेकर के इस पर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समीर जी, ये केवल आंतरिक सुरक्षा का ही मामला नहीं है, आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा दोनों का मसला है। एक तरफ चीन जो है वो बंकर बनाया जा रहा है और लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारी सीमा के अंदर आकर के घुस करके अपने बंकर बना रहा है, काम कर रहा है, अपने गांव बसा रहा है, हमारे क्षेत्रों के नाम बदल रहा है। उस पर सरकार खामोश है। और पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है उस पर भी अभी ये सरकार खामोश हो गई है, चूँकि शहबाज शरीफ वहाँ प्रधानमंत्री बन गए। तो शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की इतनी खुशी होगी कि आप पाकिस्तान जो आतंकवाद हमारे यहाँ फैला रहा है उस पर आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे, उस पर आप कोई बात नहीं करेंगे। घर में घुसकर अगर आप मारते हैं और आपकी अगर ख्याति है कि आप घर में घुस करके मारते हैं, तो ये 1 महीने में 5 घटनाएं हो चुकी, तो आपने कितने लोगों को घर में घुस करके अब तक मारा है? तो ये घर में घुस करके मारिए, आप कौन रोक रहा है? देश आपके साथ है, घर में घुस करके मारिए। चीन को भी मारिए और पाकिस्तान को भी मारिए, दोनों को मारिए आप घर में घुस करके, हिम्मत दिखाइए। तो देश तो चाहता ना कि आपकी 56 इंच की छाती, आप हिम्मत दिखाइए। देखिए जो कश्मीर के अंदर हो रहा है समीर जी, अगर ये घरेलू आतंकवादी हैं, मतलब ये अगर कश्मीर के लोग हैं जो मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, राष्ट्र की धारा से अलग हो गए हैं, तब भी ये सरकार की विफलता है। और अगर बाहर से ये हमले हो रहे हैं तो भी ये सरकार की विफलता है। दोनों परिस्थितियों में विफलता सरकार की ही, और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। आप जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाते हैं ना, विधानसभा के चुनाव नहीं करा रहे, खुद चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। आप दावा तो इतना बड़ा करते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ पाई, ये सच्चाई है। तो जाहिर सी बात है। और ये जो कठुआ में हुई ये लगातार ये महीने भर के भीतर दूसरी घटना है, यानी नई सरकार बनने के बाद कह सकते हैं कि लगातार दूसरी घटना है। 5वीं ये कठुआ में, हाँ, कठुआ में दूसरी, हाँ, वैसे तो कई घटनाएं वहाँ पे 5वीं घटना है। जी हाँ। और इसमें इस तरह की ये घटनाएं, तो ये लगातार ये जो चीज़ें हो रही हैं, फारूक अब्दुल्ला भी जिस तरह से कर रहे हैं, तो और ये इसके जो जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ वहाँ पर आपने शांति का दावा कर देते हैं, 2-4 प्राइम मिनिस्टर या दूसरे नेता जाते हैं, कुछ
देर के लिए वहाँ पर झंडा फहरा करके भाषण दे करके चले आते हैं, ये दिखाने के लिए कि बड़ी शांति है। या डल झील में आप कुछ पर्यटकों को घुमा देते हैं, उससे लग जाता है, पर वास्तव में ये साफ दिखा रहा है कि वहाँ पर शांति नहीं है, और न ही जिनको आप कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद को कुचल दिया है, दबा दिया है, वो भी नहीं कुचला गया है। ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं। बावजूद इसके सरकार ने कोई ऐसा बड़ा स्टेप अभी तक लिया नहीं। सरकार ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया है समीर जी, और सुरक्षा के मसले पे सरकार ये कितनी जो है वो लापरवाह है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अभी तो एक और खबर आ रही है, मैं उसकी भी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, कि जो वहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके बेटे की शादी हुई, और उनके बेटे की शादी की कुछ प्लेटें थी, वो कुछ हज़ार रुपये की एक प्लेट बैठी थी जा करके, और उसका बिल जो है कहीं सरकार की तरफ से भरवा दिया। ऐसे आरोप आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। अब ये पता नहीं आरोप लग रहे हैं, और शिकायत उनकी की गई है। हाँ, शिकायत की गई है, हाँ की गई है। तो अभी आरोप सही है नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, वो जांच का विषय की है कि नहीं है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से कश्मीर का दोहन किया जा रहा है कश्मीर के नाम पे। यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो वहाँ के राज्यपाल आकर के यहाँ डेरा डाल देते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ के राज्यपाल यहाँ आकर के डेरा डाल देते हैं। चुनाव के समय आप अपने घर आ जाते हैं, और जम्मू कश्मीर को आप किसके हवाले छोड़ के चले जाते हैं। भाई ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जब केंद्र का शासन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके सब कुछ सर्वे सर्वा है, तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। बिल्कुल पूछा जाएगा। और मुझे लग रहा है कि राजीव जी शायद वो भाषण सुन रहे हैं क्या, कि मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित कर रहे हैं। संवाद तो शायद वो करना पसंद बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, संबोधित कर रहे हैं। हाँ, उधर नरेंद्र मोदी मॉस्को में हैं, जिसका जिक्र हम बार बार कर भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी मॉस्को में और राहुल गांधी रायबरेली में, अपने संसदीय क्षेत्र में। और नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वाराणसी है, जो अभी लबालब है, क्योटो बना हुआ है, कल भी हम लोग जिक्र कर रहे थे। लेकिन मॉस्को में बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है। नरेंद्र मोदी का होता भी है हर जगह, खासकर भारतीय समुदाय तो करता ही है, एनआरआईज जो है, इंडियन डायस्पोरा स्वागत करता है ढंग से, वो हो रहा है। लेकिन देश की चिंता, और कठुआ की बात अभी आप लोग कर रहे थे, कठुआ की चिंता होनी चाहिए नरेंद्र मोदी को भी। मैं वही देख रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट आया है इस पे, अभी तक मुझे दिखा नहीं। कठुआ के शहीदों के नाम अगर कोई ट्वीट हो, संवेदना अगर वो प्रकट करते तो ये बेहतर होता। शायद हो भी, मेरी नज़रों से छूट रहा हो, मैं नहीं देख पाया। अमलेंदु जी देखिएगा अगर कोई ट्वीट दिखाई देता है तो। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के जो काम, और 1 महीने का वक्त, अभी एक ट्वीट जरूर दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, और मोदी का जो कार्यकाल है उसमें क्या क्या घटना घटी है उसको लेकर। ये देखिए, ये ट्वीट जरा आप ही पढ़िए। तेलंगाना के किसान, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। पहले का है, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, एक ऑफिशियल। जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है वो जरूर दिखाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में राहुल गांधी का वो पुराना ट्वीट है, लेकिन कांग्रेस वाला ट्वीट जल्दी से लेकर आइए। तो वो साफ साफ वहां पर 1 महीने में क्या कुछ हुआ है, पॉइंट पार्टी ने लिखा है उस ट्वीट में। ये देखिए, ये है, ये कांग्रेस के का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है। नरेंद्र मोदी को शपथ लिए आज 1 महीने हो गए। इस 1 महीने में क्या क्या हुआ? पहला, भीषण ट्रेन हादसा। दूसरा है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, 8 जवान शहीद, 10 से ज़्यादा लोग मारे गए। तीसरा है नीट पेपर लीक। चौथा है नीट पीजी निरस्त। 5वां है यूजीसी नेट का पेपर लीक। छठा है ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट निरस्त। दूध दाल, 7वां है दूध दाल सब्जी गैस टोल सब महंगा। टोल यानी टोल टैक्स जो लगता है सड़कों पर, वो तो गजब ही महंगा हो रहा है। खैर, हर चीज़ महंगी हो रही है। 8वां है रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। 9वां है बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा, यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और 10वां है थोक महंगाई दर ने 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। ये 10 पॉइंट्स में बताया है बीजेपी सरकार की, NDA सरकार की उपलब्धियों को कांग्रेस पार्टी ने। तो और इनमें ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, बाढ़ में क्या स्थिति है, जो कि हर साल होती है, तो शायद कांग्रेस पार्टी के ट्वीट में वो चीज़ ना आई हो। नीट का जो मामला है, नीट को कराने वाली एजेंसी है जिसने अभी तक ये सारी परीक्षाएं, CSR जिनका जिक्र कांग्रेस के ट्विट में भी हो रहा था, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए टेस्ट कराती है, CUET, उसने आंसर शीट जारी की है और 6-7 विषयों में वो उसके जो सवाल हैं वो गलत हैं, उसके आंसर ही गलत हैं। NTA के खुद के जो उसने अपने आंसर जारी किए हैं। यश, आपके पास शायद उसकी जानकारी अगर कुछ और हो तो ज़रा हमें बताएं कि किन किन विषयों के ये प्रश्न हैं जो गलत हैं, और कुछ एक अगर आपके पास उत्तर हो जो गलत बताया गया हो। देखिए समीर आत्मज जी, पहले ही NTA कटघरे में खड़ा हुआ है। नीट और तमाम परीक्षाओं में धांधली को लेकर परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उस मामले को लेकर, और अब जाकर आंसर की आया है। 16 मई को परीक्षा हुई थी, मैं जानकारी देना चाहूँगा, CUET UG की। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो 10+2 पास करके आते हैं उन्हें यूनिवर्सिटी में कॉमन रूप से एडमिशन देने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ। 16 मई को ये परीक्षा होती है, 1 महीने का पूरा जून बीत जाता है। इतनी देर से जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब जाकर इसका आंसर की जारी करती है। ये देखा जा रहा था कि अब कम से कम एक परीक्षा तो है जिसको ढंग से सुचारू रूप से कंडक्ट करा लिया गया, लेकिन इसमें भी जो NTA है उसके कारनामे सामने आए हैं और बहुत सारे छात्रों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है कि जो आंसर की आई है इसमें 1, 2, 5, 10 नहीं, थोक में दर्जनों ऐसे सब्जेक्ट्स के प्रश्न हैं जो गलत हैं। और ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही मामूली से 1 लाइनर्स हैं जो आपको GK की किताबों में मिल जाएंगे। उन प्रश्नों में धांधली सामने आई है, उन प्रश्नों के उत्तर गलत अंकित किए गए हैं, और इसके मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं और इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इन आंसर्स पे अगर आप दावा आपत्ति करते हैं, अगर छात्र दावा आपत्ति करते हैं, तो उसके लिए NTA ने कौन सी ऐसी शर्तें रखी हैं जो छात्रों को राहत तो नहीं दे रही है बल्कि उनका सरदर्द बढ़ाने का ही काम कर रही है। मैं आपको आप प्रश्न का जिक्र करें, ये पिछले बार भी इस तरह के बहुत सारे सवाल उठे थे और कई प्रश्नों के उत्तर गलत दिए थे, और NTA चूंकि गलत उत्तर दे रहा है, इसका मतलब जिन छात्रों ने सही पढ़ाई की थी, उन्होंने सही उत्तर दिया, उनके वो आंसर गलत हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको 2 सवालों के उदाहरण देता हूँ। एक बहुत ही मामूली 1 लाइनर प्रश्न है कंप्यूटर साइंस का। प्रश्न है कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका उत्तर होना चाहिए था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसका उत्तर आ गया है ऑटोमेटिक रिसर्च प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नेटवर्क। ये गलत आंसर है। वैसे ही एक प्रश्न है भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर कि किस आर्टिकल के तहत जो भोपाल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 है वो लागू किया गया था। इसका सही उत्तर होना चाहिए था आर्टिकल 253। इसका उत्तर अंकित कर दिया गया है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 38 जो है वो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसका हिस्सा है। और एक छात्र हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, और ये ट्वीट बड़ा रोचक है, ये लोगों को जानना चाहिए कि NTA में कोई छोटी मोटी 1-2 नंबर की या 1-2 प्रश्न गलत अंकित हो जाते तो चलो चलता है, उस पर भी कई प्रश्न उठते हैं। यहाँ पर आपको मैं अंतर बताना चाहूँगा कि जब इंटरनेट से हम आंसर निकाल रहे हैं, जो पुख्ता सोर्सेज है वहाँ से आंसर निकाल के अपने नंबर जोड़ रहे हैं, तो कुछ और अंक हमारे सामने आ रहे हैं, और जब NTA की आंसर की से हम आंसर मार्क्स जोड़ रहे हैं तो कितना बड़ा अंतर आ रहा है। एक ज्योग्राफी की OMR शीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है ट्विटर पर, और उन्होंने ये कहा कि जब मैंने नंबर कैलकुलेट किया तो मुझे 122 अंक मिल रहे थे। जब उन्होंने इंटरनेट से मैच किया आंसर को, 122 अंक प्राप्त कर रहा था एक छात्र ज्योग्राफी में। जब NTA की आंसर की से उसे मैच किया गया, 26 नंबर प्राप्त हो रहे थे उस छात्र को। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो, हाँ, यानी एक नहीं, ऐसे इतने छात्र हैं, इस पे अलग से कार्यक्रम रखा जा सकता है, इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। बिल्कुल। और ये जैसा मैंने बताया कि पहली बार नहीं, ये पिछले साल भी इस तरह से बहुत सारी घटनाएं आई थी, और जो अमाउंट बताया गया है ये और हैरान करने वाला है कि अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो जितने सवाल आपको गलत लग रहे हैं, प्रति सवाल आपको फीस देनी होगी। इसमें 2 शर्तें रखी गई हैं। अगर छात्र को लग रहा है कि गलत आंसर आया है आंसर की में और दावा आपत्ति करना चाहता है, तो छात्र को अपनी जेब से प्रति प्रश्न 200 रुपये देने होंगे। और कितने सारे प्रश्नों में धांधली की गई है। छात्र जो 10वीं 12वीं अभी पास करके गया है, कितने प्रश्नों के लिए 200 रुपये वो देगा। पहली चीज़ तो ये है, मतलब गलती NTA करे और उसका भुगतान जो है, उसकी भरपाई जो है वो छात्र की जेब से हो, उसके माता पिता की जेब से हो। एक तो वैसे ही इनको बाहर रख के जो इनके माता पिता हैं इनको पढ़ा रहे हैं, इनका खर्चा उठा रहे हैं, ऊपर से गलती NTA करता है, एजेंसियाँ कर रही हैं,
और जेब जो है वो छात्रों की ढीली हो रही है, उनके माता पिता की ढीली हो रही है। इसमें एक और शर्त रखी गई है कि मान लेते हैं कि छात्र ने जो दावा आपत्ति की है वो सही साबित होती है, छात्र ने सही क्लेम किया कि भाई आपने गलत आंसर दिया है, तो उसमें यह शर्त रखी गई कि अगर आप छात्र की दावा आपत्ति को एनटीए मान भी लेता है तो वो छात्र को सूचित नहीं करेगा कि आपकी दावा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है। यानी छात्र को अवगत ही नहीं कराया जाएगा, उसे अनभिज्ञ रखा जाएगा इस बात से कि उसकी दावा आपत्ति को माना भी गया है या नहीं। तो ये बहुत बड़ा झोल है और ये एनटीए पहले से ही कटघरे में है। शिक्षा मंत्रालय पर भी सवाल उठता है और सीधे सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और अभी राजीव जी ने जो बात कही, राजीव सर की ही बात को मैं कोट करते हुए कहना चाहता हूं कि देश में इतने मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री बाहर घूम रहे हैं, चाहे नीट का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, एक अभी जो हमने मुद्दा गिनाया वो कि जब काम नहीं हो रहा है तो आप प्रधानमंत्री का काम राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब आपसे नहीं हो रहा है तो एक शेर से मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, जब कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। यही तो बात है कर भले न सके लेकिन बता रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, और उतरने का तो फिर सवाल ही नहीं जब सब कुछ कर रहे हैं। कहना भी अपने को ही है और करना भी अपने को ही है। लेकिन ये जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वास्तव में अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से खारिज कर रही है। सीधे बता रही है कि कितनी गंभीरता उस एजेंसी में है, कैसे वो काम कर रही है, परीक्षाएं आयोजित नहीं कर पा रही है, पेपर करा नहीं पा रही है, आंसर और क्वेश्चन का मेल नहीं कर पा रही है, पेपर सेट नहीं कर पा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एजेंसी है किस लिए, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल उन तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने इस एजेंसी को बनाया है, जो इस एजेंसी के कार्यप्रणाली को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इस बीच में अभी खैर मैं देख रहा हूँ टीवी स्क्रीन्स पर प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है मॉस्को में। आपने अगर सुना हो तो बताएं कि कुछ उन्होंने वहाँ पे क्या बोला है। क्या उन्होंने मणिपुर वगैरह का जिक्र किया है, या जो हाथरस में हादसा हुआ है, या फिर जो कठुआ में अभी अभी कल की घटना है, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है? नहीं, ये सब प्रधानमंत्री के चैप्टर से बाहर का है, क्योंकि वो इंडियन डायस्पोरा को वहाँ संबोधित कर रहे हैं और भारत कितना विकास कर चुका है वही गाथा को वहाँ पे लेके जाते हैं। आप प्रधानमंत्री के कहीं के भी भाषण सुन लीजिए। और इंडियन डायस्पोरा को भी इन चीज़ों से कोई मतलब तो है? हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके बीच नरेंद्र मोदी हैं और इंडियन डायस्पोरा में भी अब दो पार्ट हो चुका है। कई लोग बाहर हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, कई लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं। पॉपुलैरिटी में ज़बरदस्त गिरावट आई है। दुनिया भर के लोगों से, दोस्तों से जब मैं बात करता हूँ तो ये बात साफ समझ में आती है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, या रशिया हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या और भी यूरोप के दूसरे देश हों, ये समझ में ये बात अब आती है कि अब दो भाग में बढ़ चुका है। आप देखिए, कल नरेंद्र मोदी जब रूस पहुँचे थे, मॉस्को पहुँचे, उसी समय अब तक का सबसे बड़ा हमला रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया था। एक साथ 20 शहरों के ऊपर, कीव सहित, कल किया था। तो पापा ने वार रुकवा दी। पापा तो पहुँचे हुए हैं, तो कहाँ से? हाँ, वार तेज होता जा रहा है। तो इसलिए ये बात समझनी होगी। और दूसरी चीज़ है कि नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, वो कठुआ के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो हाथरस के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जब आप देश में रह के नहीं बोलते हैं तो विदेश जाके क्यों बोलेंगे? राजनीति नरेंद्र मोदी की जो है वो एक दूसरे फ्रेम को गढ़ने की है। उस फ्रेम में वो अच्छी अच्छी बातें, हवाई बातें, सादे कागज़ को रख के आप एक कैनवास जैसे बनाते हैं। कैनवास होता है जिस पे आप कागज़ रखते हैं, कागज़ पे फिर उस पे आप ड्रॉ करते हैं। नरेंद्र मोदी वो कैनवास सामने रख के बोलते हैं, इसमें देख लो, सब अच्छा दिखाई दे रहा है ना, कितनी अच्छी फोटो है, ये अच्छी चित्र है। तो ये सब जो वो बताते हैं वही वहाँ चल रहा है। मतलब एक वो ऐसा चश्मा लोगों पे लगा देते हैं कि वो सारा बढ़िया जो दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो वही अभी मॉस्को में हो रहा है। और आज वो वहाँ से ऑस्ट्रिया जाने वाले हैं। 40 साल में कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया जा रहा है, ये चलिए तो रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश में भी हैं। लेकिन उसी यूरोप में जो हुआ, अभी देखिए आप, लेबर पार्टी जीत कर आ गई इंग्लैंड में, और ध्रुव वामपंथी फ्रांस में जीत के आ गए। और ये एक मैसेज है। ईरान में देखा आपने,
कि कट्टरपंथी नहीं उदारवादी की जीत हुई, तो ये दुनिया भर में हो रहा है। अमेरिका में भी इस साल चुनाव है और अमेरिका में डेमोक्रेट्स ऑलरेडी सत्ता पर काबिज हैं, तो चल रहा है। हमारे देश में भी अभी जो इस बार जो रिजल्ट आया है 240-400 पार करने के चक्कर में 200 पार पे रह गए, अटक गए, तो ये बताता है कि दुनिया में परिवर्तन की तरफ दुनिया जा रही है और उसी दिशा में अब नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना उनको और आने वाले दिनों में करना होगा। अभी विदेश में हैं, कल लौट के जब आएंगे हिंदुस्तान में कठुआ जैसी घटना पे सवाल पूछे जाएंगे। कल आज 9 तारीख को उनके सत्ता पर काबिज होने के, तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के 1 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी फहरिस्त दे दी है और ऐसे सवाल और भी पूछे जाएंगे। नफरत के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं राहुल गांधी के भाषण के बाद से सदन में जो उन्होंने हिंदू समाज को लेकर उन्होंने जो कहा था, उसमें साफ साफ राहुल गांधी ने क्या कहा था? कहा था कि हिंदू समाज हिंसक नहीं होता है, लेकिन उसको दूसरे ढंग से प्रसारित किया गया और अलग अलग विजुअल आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी लाइन खींच रहे हैं, अपनी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उनके जो समर्थक हैं राहुल गांधी की लाइन को मिटाने में लगे हुए हैं। तो और इस मुद्दे पे तो शंकराचार्य जी ने खुद कहा कि मैंने राहुल गांधी का भाषण पूरा सुना, उसमें उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की और हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने कोई आक्षेप किया हो ऐसा तो है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ये बात रखी है और वो थोड़ा संभल के बोलने वालों में से दिखाई देते हैं और होना भी चाहिए। अगर आपसे किसी बारे में सवाल पूछा जा रहा, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, तो मैं उसको देखूंगा ना, तभी तो बोलूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो अविमुक्तेश्वरानंद ने भी वही किया। उन्होंने साफ साफ कहा पत्रकार को जो पूछ रहा है, ANI का पत्रकार, उससे बोल रहे हैं कि चूंकि ये तो जा रहे हैं जबरदस्ती की एंटी राहुल कुछ मिल जाए, मसाला मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहा। एक मंदिर के सामने दरवाजे पे वो सोशल मीडिया पे देख रहा था, राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी गई है, सब वो राहुल गांधी की तस्वीर पर, फोटो पर पैर रखकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए, ये बताता है कि आप कितने हिंसक हो चुके हैं, हमारा समाज कितना हिंसक हो चुका है। आप में और उन हिंसा करने वालों में क्या फर्क है? कठुआ की घटना पर आज आपको सरकार को घेरना चाहिए था, लेकिन आप किसको घेर रहे हैं? राहुल गांधी को घेर रहे हैं। आपको ये फर्क समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी अगर मणिपुर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी मणिपुर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि वहाँ शांति बहाल हो, नहीं कर रहे हैं। शांति बहाल हो, जो पीड़ित लोग हैं उनका दर्द सुना जाए, उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए, स्थिति सही की जाए, सामान्य की जाए। अभी अमलेंदु जी के पास कुछ जो हाथरस की घटना है उसको लेकर के एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और वो CGI के सामने आज उसको उठाया गया। तो CGI ने उसको कहा कि हाँ मैंने इसको देख लिया है और हमने इसको लिस्ट कर दिया। तो यानी अब CGI जो है वो स्वयं इसकी सुनवाई करेंगे। इधर SIT जो बनी थी उस पर उसकी एक जाँच रिपोर्ट आ गई है इंटरिम तौर पे और उसने जो आयोजक थे उस सत्संग के उनको जिम्मेदार ठहराया। यानी कि वो बाबा जो है और प्रशासन जो है वो जिम्मेदार नहीं है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बल्कि बाकी सब गुनहगार कोई नहीं है, बस वो आयोजक हैं, अकेले वही गुनहगार हैं। ये SIT की रिपोर्ट जो अभी तक जो आई है, मतलब मीडिया में खबरें, उसके अनुसार ये है कि बाकी जब विस्तृत रिपोर्ट हम लोगों के पास आएगी तो हम बताएंगे उसमें क्या क्या है। फिलहाल जो है वो ये है कि वो केवल आयोजक जो है उसके वो इसके लिए जिम्मेदार है। ये तो भोले बाबा को FIR में उनका नाम भी नहीं दर्ज किया गया, तो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था कि भोले बाबा को पहले ही क्लीन चिट दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे थे उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि FIR है, प्रारंभिक तौर पे दर्ज हुई है, बाद में अगर किसी को लगता है कि जांच टीम को कोई और दोषी है तो नाम जोड़ा जा सकता है। लेकिन लगता तो नहीं कि बाद में बाबा का नाम जोड़ा जाएगा कहीं से। नहीं, जब जोड़ना था तभी जोड़ देते। इतनी बड़ी घटना घट गई, 121 लोगों की जान चली गई, ये आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी गई और कितने लोग वहाँ प्रभावित हैं ये खबर अगर उसकी नहीं आ पाई, उसकी तहकीकात करें तो कुछ और है। हॉस्पिटल के लोगों का कहना है, मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, हॉस्पिटल के लोगों का कहना है कि हम लोग पहले से तैयार ही नहीं थे, हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं हैं, डॉक्टर की कमी के कारण जान चली गई। इस देश ने कोरोना की महामारी को देखा, झेला, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, इन सब की कमी को हमने देखा और उसी दौरान PM केयर फंड का निर्माण होता है। वो पैसे कहाँ हैं? उन पैसों से आप कुछ हॉस्पिटल्स बनवा देते। अगर एक एरिया डेवलप करते हैं, नॉर्मली जो डेवलप करते हैं आप, तो क्या क्या करते हैं?
आप रिहायशी लोगों को रहने के लिए बनाते हैं, उसके अलावा वहाँ आप स्कूल प्राइमरी से लेकर आगे ऊपर तक आप बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये सब टाउन डेवलपमेंट, हाँ, टाउन प्लानिंग में ये सब आता है। एक हॉस्पिटल बनाते हैं आप, तो शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, और ये तो ज़रूरी है। और रहने के लिए फिर एक छोटा सा एरिया आप बाज़ार के लिए की खरीदी हो वो भी करते हैं आप, और एक छोटा सा एरिया वो भी बनाते हैं जहां लोग पूजा जाके कर पाएँ, चाहे मंदिर हो या कुछ और हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी, या चर्च हो। तो आप ये सब करते हैं, डेवलप करते हैं। कितने सारे टाउन के टाउन हैं, टाउनशिप डेवलप हो गई, लेकिन आपके आजू बाजू में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। आप नोएडा में देख लीजिए, हम सब दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप देख लीजिए कि कितने टाउनशिप तैयार हो गए, लेकिन क्या कितने सरकारी, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने सरकारी हॉस्पिटल आपने डेवलप कर लिए। और ऐसी घटना, ऐसी सरकारी हॉस्पिटल ना सरकारी स्कूल, किसी टाउन के पास आप जो है टाउनशिप, हाँ, न सरकारी स्कूल है। तो इन चीज़ों पे ध्यान न देकर आप डायस्पोरा को जाके संबोधित करेंगे और कहेंगे कि बहुत हमने विकास कर लिया। सड़कें, बारिश हो रही हैं, सड़कें जो हैं बीच बीच में मौत का कुआं बनकर में तब्दील हो रही हैं। कौन देखेगा इसको? अब आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब कल लौटेंगे तो उनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे, कठुआ पे पूछा जाएगा। मैं भाई उसी पे मैं आ रहा था कि सवाल पूछने वाले तो पूछते हैं, लेकिन जिनको पूछना चाहिए वो नहीं पूछते हैं। हम सीधे तौर पे कहें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन टीवी चैनलों को आप देख लीजिए, उनकी स्क्रीन पे इन जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहा है पिछले 1-1.5 घंटे से। आपको क्या लगता है कि वो जो जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनको सवाल पूछना चाहिए, जब आएंगे प्रधानमंत्री कल लौट करके, तो कठुआ के बारे में किस तरह की उनका जो व्यू होगा, या वो जो बात कहेंगे किस तरह से कहेंगे? तब तक कहेंगे कि अब घर में घुस करके फिर मारेंगे, कुछ इसी तरह? नहीं, इतना भी मौका नहीं आने दिया जाएगा। तब तक कुछ और हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार लगातार हेडलाइन मैनेजमेंट पे करती है। जो है ना, ये घटना सही कह रहे हैं अमलेंदु जी, ये घटना कल तक खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ हैं तो अपना भाई गए हैं मौज के लिए। भाई ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत होगा, वो तस्वीरें देखेंगे ना आप। वो तस्वीरें कहाँ देखेंगे? आपकी ताबूत में वो 5 जो शहीद हैं वो आ रहे हैं, ये तस्वीर नहीं। तस्वीर तो स्वागत किया जा रहा है कि दुनिया जीत के आ रहे हैं, वो दिखाया जाएगा। ये फर्क है, और बहुत ये गंभीर फर्क है, और ये सवाल भी बहुत गंभीर है जिसका जिक्र कर रहे हैं अमलेंदु जी, कि आखिर हेडलाइन मैनेजमेंट आप तुरंत कर लेते हैं, आप तुरंत चीज़ों को, कोई सवाल उठाता है, हम आप जैसे लोग इन बातों को अगर रखते हैं, तो आज अगर 5 जवान शहीद हुए हैं तो उनका पूरा परिवार सफ़र करेगा पूरी ज़िंदगी। राहुल गांधी ने अग्निवीरों का जिक्र क्यों किया था? और ये बातें जब आती हैं तो इसको दूसरे ढंग से प्रचारित करके डिफेम करने की कोशिश विपक्ष को किया जाता है, और एक अलग मीडिया को भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो आजकल हल्की छोटी मोटी बातों पर, हल्की फुल्की बातों पर FIR दर्ज हो जाती है। यहाँ तमाम पीड़ित लोग थानों के चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती। लेकिन आपने कुछ लिख दिया, किसी के खिलाफ लिख दिया, चाहे आपके पास तथ्य हो या ना हो, आपने अगर लिख ही दिया है तो उसमें सीधे FIR, और गंभीर धाराओं में। अब तो जो नई न्याय संहिता आई है उनके आधार पर उनमें एक जिक्र करना चाहेंगे। और अमलेंदु जी आपसे पूछना चाहेंगे, शामली में 2 आपस की लड़ाई थी, उसमें मार पिटाई दोनों तरफ से हुई, एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई। उसमें किसी ने अपनी पोस्ट पर लिख दिया कि इसमें उनको लिंचिंग की गई, पीट के मारा गया। तो दरअसल लिंचिंग तो इसी को आम फहम जो उसकी जो शब्दावली है उसमें इसी के लिए यूज़ होती है। उस पर 4-5 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, 2 पत्रकारों के खिलाफ भी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उसकी आलोचना भी की है और उस पर सवाल भी उठाया है। देखिए, अब ये लगातार पहरे जो हैं वो पत्रकारों के ऊपर भी बढ़ते जा रहे हैं, और जो नई न्याय संहिता जिसको कहा जा रहा है, जो लागू हुए हैं 3 नए कानून, ये इन पे ज़बरदस्त तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है। और इसको लेकर के कपिल सिब्बल जो हैं, आप उनको सुनिए, उनका एक इंटरव्यू है वो एक एजेंसी पे, उसको हम लोग भी सुनवाएंगे, अपने आप ही उसको अपलोड करेंगे, कि ये किस तरीके से कितने ख़तरनाक जो है ये नए कानून है। इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ने तो बाकायदा एक कमेटी बना दी है, रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट के, उनकी
एक सदस्यीय कमेटी बनाई है वो इन कानूनों की समीक्षा करेगी कि ये कानून किस तरीके से राज्य में हटाए जा सकते हैं या उनमें क्या संशोधन किए जा सकते हैं। चूँकि ये आपराधिक संहिताओं में बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों के अधीन होते हैं, तो उसमें राज्य कुछ अपने उसमें निर्णय ले सकते हैं, तो उसको वो संशोधन करेंगे उसको लेकर के। लेकिन ये जिस तरीके से पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की गई है समीर आत्मज जी, और सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं बल्कि एक तरीके से कहा जाए कि अघोषित लोकतंत्र जो आपातकाल जो है, आफतकाल जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये बनाने की जो कोशिश की जाए, तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि सरकार की किसी भी तरीके से किसी लोकतांत्रिक उसमें आस्था नहीं है किसी भी तरीके से। तो अब ये जिस अब पत्रकारों के ऊपर FIR हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, अब किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मणवाद जो है वो कुछ खतरा है, तो अब मालूम पड़ा कि वो FIR दर्ज हो रही। तो मतलब इतना काम, अब महुआ मोइत्रा ने कुछ सार्कास्टिक वे में कुछ लिख दिया ट्विटर पे NCW की चेयरमैन के लिए, तो उनके ऊपर FIR, यानी कि आप सबके ऊपर FIR करेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं कब किसी जज के ऊपर FIR हो जाए कि आपने फैसला क्यों दे दिया, सरकार इसमें जो थी पक्ष थी। तो आप जो मतलब दिए जाते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो है नसीहतें दी जाती हैं, सबको नसीहत दी जाती हैं। और हमने देखा कि सबरीमाला का जब आया था सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उस पर हमारे गृहमंत्री जो आज के हैं उन्होंने किस तरीके से कहा था कि जनभावनाओं का ख्याल रखना चाहिए अदालतों को, तो इस तरह के बयान आए। हाँ, उनको एक अलर्ट किया जा रहा था कि आपको क्या फैसला देना, क्या फैसला देना। तो अब ये जो नई न्याय संहिता आ रही है, चूंकि अभी ये ज़ेर बहस है, इसकी बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई नहीं है, जब आएंगी तब वो और सब मालूम पड़ेगा, उस बहस चल रही है, तो ये मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ शिकंजे इसके कसे गए हैं। मुझे लगता है कि इसमें खुद जो है सुमोटो जो है सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और इन पर आप पहले रोक लगनी चाहिए। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को कि इसको रोका जाए लागू होने से, लेकिन वो लागू हो गए हैं 1 जुलाई से। और देखिए उसकी पहली FIR किस पर दर्ज होती है, उसकी पहली FIR एक रेहड़ी वाले पर दर्ज होती है दिल्ली में। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जिस तरीके से पहरे बढ़ रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि लोकतंत्र का गला घोटने की एक तरीके से कोशिशें जो हैं वो जो पहले थीं वो और ज़्यादा परवान चढ़ रही हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश से कोई सबक लिया नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है, लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जितने जो सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को दरकिनार करके प्रधानमंत्री की जो यात्राएं हो रही हैं या जो तमाम उनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, अभी मणिपुर को लेकर के ही बीजेपी के कई नेताओं के बयान आए कि वहाँ जब स्थिति सही होने लगती है तो राहुल गांधी पहुँच करके ख़राब करने लगते हैं। जिम्मेदार नेताओं के ये बयान आए हुए हैं। तो इसका मतलब अमलेंदु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनादेश जो मिला है, खंडित जनादेश, यानी सीधे सीधे कहा जाए कि सरकार भले बनी है लेकिन चुनाव में हार हुई है, 303 से आप 240 सीट पर आए हैं, उससे भी लगता है कोई सबक लिया नहीं है। और जो अंदाज़ है सरकार का, वो अपना जो 10 साल से जैसे करती चली आई है, शायद उसी पर आगे चल रही है। सरकार को लग रहा होगा कि ठीक है, जब तक चलना होगा हम इसी पे चलेंगे। ऐसा है क्या? कोई उसने सबक नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी अति आत्मविश्वास में हैं और कह रहे हैं तीसरी बार सत्ता में आया हूँ। अभी जो मॉस्को में भाषण दे रहे हैं, तीसरी बार सत्ता में आया हूँ, 3 गुनी रफ्तार से हम काम करेंगे और 3 मेरे जीवन का अहम हिस्सा होगा। तीसरी बड़ी शक्ति बनाएंगे अर्थव्यवस्था में देश को, और 3 करोड़ घर बनाएंगे। ऐसे 3 की बात कर रहे हैं। पुतिन भी अपने देश की जनता को यही सब्ज बाग दिखाते रहे। बिल्कुल यही हो रहा है। पुतिन तो 2036 तक यानी आजीवन वो राष्ट्रपति बने रहने के लिए उन्होंने सब कुछ कर ही रखा है। संविधान में संशोधन कर दिया। अपने यहाँ भी संविधान संशोधन की बात हो ही रही थी कि 400 पार और संविधान को संशोधित करना है। उसका जिक्र बार बार किया गया। संविधान की रक्षा के नाम पे ही इस बार विपक्ष ने वोट भी मांगा था और इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि अगर 400 पार आते तभी वो संविधान की बात करते। तो यहाँ पर एक और दूसरी चीज़, एक हवा महल बनाने की कोशिश जो होती रही है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पूर्ण रूप से उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, 272 नहीं है, बैसाखियों के सहारे उनकी सरकार चल रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये अति आत्मविश्वास है तो जिस दिन 2 जो उनके बैसाखी हैं वो हाथ खींच लेंगे, सरकार गिर जाएगी, जिसमें बिहार है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। तो इन बैसाखियों के दम पर कितने दिनों तक वो फूलते रहेंगे, गुब्बारे बने रहेंगे, वो देखा जाएगा। और लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, विपक्ष है। न सिर्फ राहुल गांधी, विपक्ष के कई सारे नेता, ढेर सारे नेता, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे इधर अखिलेश यादव हों, उधर उद्धव ठाकरे हों, या MK स्टालिन या शरद पवार, ये तमाम नेताओं को देखिए कि वो अपनी गति से काम कर रहे हैं। और आने वाले जो चुनाव हैं 3 राज्यों के, खासकर उन चुनावों में बहुत कुछ यहाँ दिखाई देगा। और उस चुनाव के बाद यानी
दिसंबर के बाद समझ में आएगा साफ साफ कि ये सरकार कितने दिन रहेगी। दिसंबर तक का किसी भी तरह चला लें, खींच लें नरेंद्र मोदी, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। इसलिए क्योंकि 1 महीने का वक्त है और मतलब बीत चुका आज 1 महीना, और इसके बाद नरेंद्र मोदी के अंदर खाने हैं, ये वो रोज रात को सोते होंगे तो परेशान होकर सोते होंगे कि कल पता नहीं क्या होगा। और ये दृश्य देख करके कि जब मणिपुर में राहुल गांधी मिल रहे हैं, जो महिला उनके पास रोते हुए बिलखते हुए चली गई, जो युवा उनके पास अपनी परेशानी लेकर के कि हम अपने जो भविष्य के सपने हमें देख रहे हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को वो जो आप कह रहे हैं कि रात में सपने में देखते तो होंगे ही, मनन तो करते होंगे। और चूंकि अब ये बैसाखियों पर टिकी सरकार है, बहुमत से काफ़ी दूर सरकार है, तो उनको इस बात की भी अब चिंता रहती होगी कि कभी न कभी ये बैसाखियाँ, इनमें से एक भी अगर टस से मस हो गई तो चली गई। और जिस तरह से विपक्ष काम कर रहा है तो इनका चले जाना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब इस कार्यक्रम को हम लोग कंक्लूड करते हैं, और इस पर जो भी अपडेट होंगे, राहुल गांधी की जो रायबरेली यात्रा है, प्रधानमंत्री की यात्रा है, उसके अलावा जो देश दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, डीबी लाइव को आप फॉलो करते रहिए, देखते रहिए तमाम अपडेटेड खबरों के लिए और विश्लेषण के लिए।